अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। चीन ने भारत की वो दुर्गत बनाई है कि तारीख में याद रखा जाएगा, मगर भारत का मोदी मीडिया मोदी की तारीफों के पुल बांध बांध कर थक नहीं रहा। लोग कह रहे हैं और वहाँ के जो तज्जियाकार हैं एक ऐसी थ्योरी ले आए हैं जिसकी समझ नहीं आ रही कि ये थ्योरी है क्या। लोग मोदी को चंकिया के साथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर चंकिया आज के दौर में होता तो वो बिल्कुल वही काम करता जो मोदी कर रहा है। मोदी वो गलतियां नहीं दोहरा रहा जो नेहरू दोहरा रहा था। तो चंकिया है क्या और उसका हिंदुस्तान की तारीख में क्या किरदार है, इस बारे में जानने के लिए आज मैंने अपने शो में दावत दी है अयाज खान लोहानी साहब को। जी अयाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी सर। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जो चाणक्य है वो क्या था, उसकी क्या तालीमात थी, क्या फ़लसफ़ी थी और वो उसका क्या किरदार था इस बड़े सगीर पाको हिंद में। देखिए, चाणक्य का जो है ना, उसको 3 नाम से लिए जाते हैं। उसके एक तो चाणक्य उसको कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, और जो हिंदू अगर आप उनको सुने तो वो चाणक्य कहते हैं उसको, चाणक्य कौटिल्य। और उसके बाद एक और विष्णु गुप्ता का नाम है। ये 3 नाम आते हैं और अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो अब पता चलता है कि 1905 में जाके इसकी जो सारी चीज़ें थी इन्होंने कंपाइल की थी। तो कुछ लोगों के ख्याल में ये 3 अलग अलग लोग थे, फिर उनके सारे के सारे टेक्स्ट को जो है ना कंपाइल किया गया। कुछ कहते हैं कि नहीं, जो चाणक्य था या चाणक्य था वही जो है कौटिल्य था और ये ब्राह्मण था। और अब इसके ऊपर जो ये सारी की सारी है ना कि जी ये किस डायनेस्टी में था, ये भी अभी तक कोई वाज़े इसकी नहीं मिलती। चंद्रगुप्ता मौर्य के साथ इसको अटैच किया जाता है, मौर्य डायनेस्टी में वो था। तो चंद्रगुप्ता का इसको ये जो लेजेंड्स है उसमें ये कहानियाँ जो मिलती हैं उसमें ये थे कि जी उसका एक एडवाइज़र था या वज़ीर आला कह लें उसको, वज़ीर आज़म बशीर था या जो वज़ीर आज़म के बारे में, वज़ीर आज़म भी था। तो उसको वो एडवाइज़र था, उसको सारी की सारी जो उसकी चंद्रगुप्ता ने जो अपनी डायनेस्टी बनाई, अपनी बादशाहत बनाई, तो उसके पीछे जो दिमाग था वो चाणक्य का दिमाग था। अब इसका दिमाग क्या है, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी, यानी किंग मेकर था वो, ही वाज अ किंग मेकर इंडीड। अब अगर आप स्टडी करें इंटरनेशनल रिलेशंस को तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट और आइडियलिज्म की ये 2 चीज़ें होती हैं, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। और इसको चाणक्य के बारे में है कि ही वाज अ रियलिस्ट, और कुछ तो कहते हैं कि जी ही वाज द रियलिस्ट, और उसी को देख के बाकी जो बाद में आए थे थॉमस हॉब्स और बाकी लोगों ने उसी से वो लिया। हालांकि उससे पहले सन त्ज़ू भी है जो चाइना की डायनेस्टी में आपको मिलता है, उसकी जो तालीमात हैं वो भी रियलिज्म के ऊपर बेस करती हैं। कमिंग बैक टू चाणक्य एंड नरेंद्र मोदी, तो चाणक्य की जो अगर आप इसकी स्टडी जो बुक थी उसने अर्थशास्त्र की थी, वो उसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उसने किया था। उसके ऊपर इकोनॉमिक्स के ऊपर उसने बात की थी, उसके अलावा उसने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर उसने बात की हुई है, गवर्नेंस के ऊपर उसने काफ़ी सारी, और ये बहुत ज़ख़ीम एक है बुक्स हैं, कुछ 12-15 बुक्स के ऊपर ये वो बनी हुई है। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जो है उसको फॉलो कर रहा है, तो वो एक उसकी बड़ी मशहूर एक बात। अच्छा, नेहरू भी उसका बहुत बड़ा एडमायरर था। एवरी इंडियन जो है ना वो क्लेम करते हैं, कोई भी उनकी ख्वाहिश है कि चाणक्य जैसा बने, दे वांट टू बी लाइक हिम। उसकी वजह ये है कि उनको ये लगता था कि उन्होंने इंडिया को जोड़ा था, टूटी छोटी मोटी रियासतें थी, यूनिफाइड इंडिया का और एक्सपेंशनिस्ट इंडिया का, जिसको आज ये कहते हैं ना कि वो जो अखंड भारत, और ये उसका ड्रीम था और उसी को ये आगे लेके चलना चाह रहे हैं। उस वक्त जो उन्होंने बात की है तो वो एक यही कहते हैं कि जी क्योंकि सिकंदर जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही वाज इन्वेडिंग इन इंडिया और इस सारे एरिया में, तो ये जो था चाणक्य था, इसको ख्याल आया था कि मैं इन सारों को जोड़ूं आपस में और उसको वहीं पे रोका जाए। तो ये तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी, या फिर ये कहेंगे इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये रिटर्न बैक ना तो चाणक्य होता, फिर ना चंद्रगुप्ता और ना ही नरेंद्र मोदी होता इफ ही हैड इन्वेडेड इन इंडिया। बट एनीवे, जो इसकी बात आप करते हैं ना दोनों की, तो इसकी जो तालीमात है सबसे पहले तो ये है कि ये इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी था, कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को तगड़ी करने की बात करता था कि जी आप, और उसके लिए जो मैंने रियलिज्म की बात की, रियलिज्म में ये होता है कि आप जो है ना एंड्स को देखते हैं, मीन्स को नहीं देखा जाता। यानी कि आपने अगर ये गोल हासिल करना है तो उसमें आप ये नहीं देखते कि यार ये मैंने गोल हासिल क्या करना है,
किसी को मारना है, किसी के साथ जंग लड़नी है, किसी के साथ कुछ भी करना है, आप अपने गोल्स को हसूल के लिए आप कुछ भी करते हैं। और इसकी बड़ी एक अच्छी एक मिसाल है, वो कहता था कि जो एनिमी ऑफ द एनिमी इज फ्रेंड, ये उसकी है कि जो आपके दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त है, और जो आपके दोस्त का, आपके जो दोस्त का दोस्त है वो आपके दुश्मन का जो दोस्त है वो आपका भी दुश्मन है। तो अगर आप इसकी पॉलिसीज को देखें तो ये क्या है कि तो ये तो आज की खारजा पॉलिसी की बुनियाद ही है। और अगर भारत की खारजा पॉलिसी देखी जाए तो वो तो बिल्कुल इसी तरह से देखें, वो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर उसकी पॉलिसीज को देखें तो वो चाणक्य भी यही कहता था कि अपने जो नेबर्स हैं ना, उसमें जो दुश्मन है उसको एक काइंड ऑफ, अगर नहीं भी है तो आप उसको बनाते हैं दुश्मन, यानी कि अपनी प्रेजेंस को रखने के लिए दे हेजेमनी कायम करने के लिए। अब अगर पाकिस्तान को वो दुश्मन समझते हैं तो अफगानिस्तान के साथ वो दोस्ती की बात करते हैं, ईरान के साथ वो दोस्ती की बात करते हैं। इसी तरह से वो बाकी जो छोटी रियासतें उनको दबा के रखना, भूटान को दबा के रखना, नेपाल को दबा के रखना, श्रीलंका को और बांग्लादेश को दबा के, ताकि ये वो जो है ना उभर ना सकें, इलाके का थानेदार बन के रहना, इलाके का थानेदार। और आप अगर इसकी अगर बात करें तो ये आए रोज किसी ना किसी के साथ छेड़छाड़ करना, इवन दो कि आपके अचीव नहीं भी होते ना तो वो उनको करते हैं। ये देखें ना सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा, उसके बाद बाकी ये धमाके हो जाना, जब भी कोई बेहतरी की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई आपको पुलवामा के अटैक्स नजर आना, ये इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी है कि ही वाज वेरी कनिंग, ही इज जो चाणक्य। उसकी जो तस्वीरें आई हैं, मंजर कशी जो है वो अगर आप गूगल पे जाके देखें व्यूवर्स, तो वो बड़ी खौफनाक किस्म की तस्वीरें हैं। और वो बड़ा कहने मतलब कोई धोखेबाज, चलाक, होशियार शक्ल से उसको दिखाया गया है कि वो इस तरह का है। और मुझे समझ नहीं आती, इंडियंस एडमायर करते हैं उसको कि हमने ऐसा बनना है। और आपको याद हो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वो जब उससे पहले नंदा डायनेस्टी थी तो वो नंदा जो बादशाह था, तो ये कहा जाता है कि ये लेजेंड ही है कि जो चाणक्य था उसके दरबार में जाके बैठा तो वो खैरात दे रहा था उनको। सही। तो इसको जो है उसने इसी लिए बाहर निकाल दिया था कि बहुत बुरी शक्ल का था, किस किस्म का तुम बंदा हो। तो उसने फिर उसके साथ रिवेंज किया और फिर उसने फिर चंद्रगुप्ता के साथ वो उसने अलायंस किया और फिर उसने वो उसको चंद्रगुप्ता के ज़रिए से उसने फिर वो ताकत भी हासिल कर ली, उसने डायनेस्टी भी बना ली और ये सारा कुछ। तो ये ज़रूर है कि उसको ही वॉज वेरी कनिंग। और कनिंग इस तरह से था कि वो जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले की ना, जो कनिंग लोग होते हैं वो अपने उनको हासिल करने के लिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं, अब ये देखें, वो आप जो कनिंग वाली बात कर रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ और इसमें लेकर आता हूँ करंट सिनेरियो को लेकर आता हूँ। अब अगर जिस तरह मोदी को देखें, एक तरफ उन्होंने कहा, पहला बयान आता है उनका, वो कहते हैं कि चीन हमारी सरहद के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, PLA जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर दाखिल ही नहीं हुई, पहली बात। फिर उसके बाद आप देखें मुसलसल मुतवातिर खबरें आ रही हैं कि इस वक्त जो है माउंटेन फोर्स जो है इंडिया की वो 45,000 के करीब जो है उन्होंने गलवान वादी के करीब पहुंचा दी है। इसके अलावा जो वो इंडियन फाइटर जेट्स हैं वो रेसें लगा रहे हैं लद्दाख के अंदर, ठीक है। और वो जो है वो कुमक डेली पहुंच रही है वहाँ पे। तो वो तो इस तरह लग रहा है कि इंडिया पूरे भारत से अपनी फौजें इकट्ठी करके, कुमक इकट्ठी करके और वो लद्दाख वाले एरिया में लेके जा रहा है। और इस तरह नज़र आ रहा है कि एक बड़ी जंग आ रही है। माइक पोम्पियो का भी बयान आया इस हवाले से। तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि एक तरफ तो वो भारत शो करा रहा है कि मुज़ाकरात करने हैं, ठीक है, कभी वो रूस को डालने की कोशिश कर रहा है, कभी किसी तरीके से आ रहा है, कभी वो कह रहा है हमारे कमांडर्स जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, टेंशन डिफ्यूज़ की जाए, कभी जयशंकर साहब जाके वो कोशिश करते हैं, कभी ये भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मोदी का दौरा हो जाए चीन का। तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? नेहरू के दौर में अगर आप देखें तो वहाँ तब भी इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई थी जो आप 1962 में जब वार। हाँ जी, आप वो बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं। 1959 के अंदर ये मामला ख़राब होना शुरू हुए थे और 1962 में वार वाली सिचुएशन जो बनी थी। तो सिचुएशन अभी भी उसी तरह की बनाने की कोशिश। देखिए, एक तो इसके ऊपर प्रेशर भी बहुत है। वो जो मैं बात कर रहा था ना कि अगर नरेंद्र मोदी को देखो तो इसके सारे की सारा जो इसका सफ़र है ये उसी सोच के ऊपर है कि यू हैव टू गेट व्हाट यू वांट टू गेट। एक गुजरात के एक उससे लेकर वज़ीर आला से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक अगर आप उसकी स्टडी करें कि वो किन किन चीज़ों से गुजर रहा है और क्या क्या कुछ करता है अभी तक। सही। तो अभी जो उसको उसमें अगर आप चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य ने एक उसकी जो फिलॉसफी है ना उसमें ये है कि आपने अलाइज भी बनाना है, ताकतवर अलाइज के साथ भी आपने जुड़ना है। तो ताकतवर अलाइज तो बना रहा है इंडिया, क्वाड के अंदर शामिल है इस वक्त, क्वाड ग्रुप के अंदर शामिल है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सारे तहादी हैं, यूरोप के साथ वो। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि इनको एंड टाइम पे ये छोड़ ना जाएं कि वो वही वक्त होगा और ये वहाँ पे अपना सारा बिल्डअप कर ले और पता चले 1971 की तरफ इशारा एग्जैक्टली जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। था। हाँ जी।
जी। और इंडिया जो था नॉन अलाइन था, तो इंडो पाकिस्तान टूट गया। और जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो टोटली ऑपोजिट है। इंडिया वेस्ट का इत्तेहादिया और जो रीजन के अंदर है उसका कोई दोस्त मुल्क नहीं है। मुझे तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि देखिए, आप जब एक खित्ते में होते हैं ना, उस खित्ते में इसको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया का और इंडियंस खासतौर पर नरेंद्र मोदी का, इनका है कि मैं खित्ते में, हम लोग खित्ते में पावरफुल हों। और आप पावरफुल बन नहीं सकते जब इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग ना हो। आप पावरफुल बन नहीं सकते जब आपकी अपनी आवाम जो है वो भूखों मर रही हो, ठीक है, और आप कहें कि जी हमने अपने फ़ौज को बिल्ड करना है, हमने नासा के साथ वो करनी है, हमने सियारों में अपने वो भेजना है। तो मसला सिर्फ ये है कि आप किसी दूसरे की गोद में बैठकर आप पावरफुल नहीं बन सकते। वो आपकी बात ठीक है कि आप इकोनॉमी के ऊपर पावरफुल होते हैं, पर आप देखें दुनिया में इस तरह के भी ममालिक हैं जिस तरह जर्मनी है, जापान है, जिनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पर वो उस तरह पावरफुल नहीं है जिस तरह आपको मिलिटरीली आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप दुनिया के अंदर जब आप सुपर पावर इमर्ज कर रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो नज़र आ रहा है कि चाइना अब दुनिया के अंदर इमर्ज कर रहा है और कहने मतलब वो लीड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी जो मिलिट्री पावर है वो भी शो करा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। अब इसकी मिलिट्री पावर की आप देखिए ना कि पाकिस्तान के साथ उसने जो शो कराया था, आपको पता ही है कि फरवरी में पिछले साल, तो वो अब उसकी जो एयरफोर्स की माइट है वो भी आपने देख ली कि कितनी थी। उसके बाद नहीं, ये चीज़ तो आपको मैं बताऊं, जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं जो इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, वो भी मानते हैं कि इवन देन के 1971 के अंदर इंडिया इस काबिल नहीं हुआ कि पाकिस्तान को मरकबी महाज पर शिकस्त दे सके, ठीक है। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा मारा है इंडिया को। देखिए पाकिस्तान को ये देखिए ना, अब इसकी सबसे बड़ी क्या है, एक आप वैसे तो बड़ा कहते हैं कि ये बड़ा तेज़ है, बड़ा शातिर है, कि आप एक ऐसे मुल्क से बार बार मार खा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी वो करते हैं बातें और फिर आप आके वहाँ पे मार खा के चले जाते हैं पाकिस्तान से। अब वो आई डोंट नो व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू डू कि वो चाइना के साथ इतना बड़ा वो पंगा करने के लिए जा रहा है। आप चाइना के फैक्टर को अब ख़त्म नहीं कर सकते। चाइना इस जो मुझे नज़र आता है ना इस वक्त, वो ये है कि इंडिया तो इज़ जस्ट प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे जो इस वक्त जो पावर जो जंग लग रही है, तो आई डोंट थिंक चाइना इंडिया स्टैंड समवेयर। ये तो जो कोल्ड वार चल रही है वो तो अमेरिका और चाइना की है। अमेरिका और चाइना, अब इसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए अगर इसको पुश किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी पुश हो रहा है, और अपने अंदर जो उसने एक हिंदुत्व का एक रखा हुआ है कि जी अखंड भारत का जो एक खास वो ड्रीम उसको नज़र आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अपना प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो गया तो मैं सबको वो सारी चीज़ें वो करने हो। आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। उसकी वजह यह है कि आप जब दूसरे की गोद में बैठते हैं ना, चाहे जो मर्जी भी हो, तो फिर आपको वही करना पड़ता है। चाइना के केस में इतना ईजी नहीं होगा। चाइना की पाकिस्तान का भी उसका इलाई है। चाइना जो है वो नेपाल के साथ, चाइना इज प्लेइंग इवन, आप कहते हैं ना कि वो चाणक्य को फॉलो कर रहा है, तो वो उससे भी तेज हैं। उन्होंने नेपाल के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लिए, भूटान के साथ भी कर लिया, भूटान के लिए श्रीलंका के अंदर उसकी बेसेस हैं। अब ये वो एक तरह से इंडिया तो घिरा पड़ा है, कहाँ पे वो, अच्छा यहाँ पे आप कर देते हैं। अगर कल को वो देखे ना, नेपाल ने जो नेपाल को वो समझता तो ऐसे था कि जैसे वो उसके कुछ ससुराल हो ना, कि जहाँ से वो आराम से। अच्छा, मुझे तो इस तरह लगता है, इसकी आपकी इस बारे में क्या राय है कि चीन के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि भारत कोई ऐसा काम करने जा रहा है कि इससे पहले कि भारत कुछ करे, चीन ने वो स्टेप ले लिया? इन्फॉर्मेशन के हवाले से चीन ने एंगेज कर लिया। इसके हवाले से ये था कि जब बिल्डअप कर रहा था, कोई इंटेलिजेंस लीक तो डेफिनेटली हुई है इसकी, कि दे वर ट्राइंग टू गो गिलगित बल्तिस्तान और इस तरफ उनका था कि हम ये रास्ता बंद करने की, सी पैक और ये सारा कुछ समेटने की कोशिश, बट इट्स नॉट दैट ईजी सर। चाइना की जो इंटेलिजेंस है ना वो, और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है ना, ये कोई इतनी अब तो ये इनके एक दूसरे के साथ इनका अपना कनेक्शन भी है। और पाकिस्तान की आई जो है वो जिस तरह से आप भी अक्सर कहते हैं कि इनकी उनसे डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ये मैन टू मैन है, और इनको खुद नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। तो वो इंटेलिजेंस लीकेज ये हमें पता चला, जिस तरह आपको याद होगा कि पहले इसने कुछ पहले भी पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश की थी, फिर इनकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, तो दे कांट इवन कंटेन देयर इंफॉर्मेशन एज वेल। तो वो डेफिनेटली हुआ, चाइना ने स्टेप इन किया, वो बैठा हुआ आगे बढ़ रहा है। अभी जो ये सैटेलाइट इमेजेस आए हैं वो क्या शो करा रहे हैं? सही। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि हाँ जी वो बिल्डअप कर रहा है कि क्या करे, एक इतना बड़ा मुल्क है, अब नरेंद्र मोदी क्या उसने अपनी आवाम को मुंह नहीं दिखाना कि वो इतने लोग उसने मरवा लिए हैं, तो ये तो सारी जो जितनी भी आपको लग रहा है कि जी सारे टैंक आगे जा रहे हैं, ऊपर से सारी की सारी जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, दे हैव टू डू समथिंग टू शो अप। अल्टीमेटली जो मुझे नज़र आता है कि वो नहीं चाहते कि जंग हो,
इंडिया डजंट वांट टू गो फॉर द वार, क्योंकि उसे पता है कि वो इतनी बड़ी ताकत के साथ कितने दिन जंग लड़ लेगा, कितना उसको नुकसान पहुंचा लेगा। तो अल्टीमेटली इंडिया इज़ गोइंग टू सफ़र मोर देन चाइना। अगर इस तरह की जंग होती भी है तो खित्ते में उसको और ज़्यादा मसाइल के सामना करना पड़ेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट वो होता है ना कि बाज़ दफ़ा ये जो जंग होती है ये कुछ सेन लोग तो नहीं करते इसको ना, ये कोई अक्लमंद और कोई जो अवाम की या फिर इंसानियत की बेहतरी करने वाले तो लोग होते नहीं हैं। ये तो वो लोग करते हैं जो कि बस सिर्फ और सिर्फ अपनी माइट के बारे में सोचते हैं, खित्ते के अंदर अपने आप को ज़्यादा वो करने का, फिर वो लड़ जाते हैं और फिर नताइज आपके सामने होते हैं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी जिस कमाश का आदमी है, जो उसकी आप हिस्ट्री देखें या तारीख देखें, जो उसने गुजरात में किया, उसने पहले दौरे हुकूमत में किया, दूसरे दौरे हुकूमत में 370 को रिवोक किया, और जो कश्मीर में उसने मुसलसल कर्फ्यू की हालत में रखा हुआ है, तो आपको लगता है कि मोदी जो है ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएगा कि लोग उसको याद रखें कि चीन आया था और उसने इंडिया को फड़का के रख दिया था और मोदी दुबक कर बैठ गया था? देखिए, जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन वारफेयर का दौर है। ऐसे आप अगर इंडिया में चले जाएं ना, तो इंडियंस को जिस तरह से उनका मीडिया और जिस तरह से उनका सोशल मीडिया उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है अपने लोगों के ऊपर, वो तो अब देखें ना, जब उनके 20 लोग मारे गए थे, इन्होंने क्या दावा किया था जी, हमने जी चाइनीज़ के 45 लोग मार दिए। इसी तरह से जो आप ये मूवमेंट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जी वहाँ पर सारा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने अपने लोगों को कंटेन किया हुआ है। इंडिया कैसे कंटेन करता रहा अब तक? क्रिकेट के साथ अपने लोगों को उसने कंटेन किया, फिल्म इंडस्ट्री के साथ उसने कंटेन किया, और मीडिया के साथ जो आपका न्यूज़ मीडिया है, इतना झूठ बोला जाता है उनके मीडिया के ऊपर, इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि आप उनके कभी टीवी चैनल्स उठा के देखिए, ऐसी मतलब है कि कबूतर को पकड़ लेते हैं, सारा दिन कबूतर ही नहीं ख़त्म होता इनका। सही है। अब वो कबूतर जी पकड़ लिया, ISI का कबूतर है, फलां कबूतर है, अब वो सारा दिन उसी के ऊपर मैराथन चला रहे हैं, कबूतर के ऊपर चला रहे हैं। तो उन लोगों ने तो आकोपाई किया हुआ है वहाँ की आवाम को, गुर्बत वहाँ पे है, तालीम वहाँ पे जो है नहीं है, उसके अलावा सबसे बढ़कर वहाँ पे उनके टॉयलेट्स नहीं हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो सारी आप बता रहे थे ना कि उसने जी ये किया, ये किया, ये किया, ये तो उन लोगों के साथ किया ना जो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे। जब आप किसी और मुल्क के साथ टक्कर लेते हैं ना, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती है। मैं तो कहता हूँ कि यार ऐसा करे। और आप एक चीज तक कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि दोनों फोर्सेस इस वक्त तैयार बैठी हैं, वहाँ पे PLA भी तैयार है, यहाँ पे इंडियन आर्मी भी तैयार है। तो आपको लगता है कोई इस तरह का कनेक्शन हो सकता है? और स्ट्रेटेजिकली ये कितना अहम है कि अगर चीन यहाँ पे बैठा रहता है और गलवान वादी खाली नहीं करता, तो इसके रिपरकशंस इंडिया के लिए क्या होंगे? इंडिया का जाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर प्रेशर भी बिल्ड होगा। सियाचिन की सिचुएशन देखिए ना आपने, जैसे वहाँ पे आप कितने अरसे से वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये अगर ज़्यादा होता है, और अगर अब ये जो अगर यहाँ पे चिंगारी लगी ना सर, तो ये मेरे नहीं ख्याल कि अब ये फिर रुकेगा। फिर ये लद्दाख नहीं, पता नहीं आगे कहाँ कहाँ तक ये सिचुएशन चली जाएगी, और फिर ये कंटेन नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से इसने हमसायों के साथ, पाकिस्तान के साथ, अब कश्मीर की बात कर रहे थे, तो ये कश्मीर को तो आप छोड़ ही दीजिए ना, आप इंडिया के अंदर देखिए कि वहाँ पर कितनी तहरीकें हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी बस ये एक थोड़ी सी एक इस तरह की हरकत करे तो सही, उससे तो वो उसका नागालैंड नहीं संभाला जाएगा, उससे तो वो उसके तो वो अपना उसका पंजाब नहीं संभाला जाएगा, जो तहरीकें जो है उसके साथ 7 सिस्टर्स जो हैं वो नहीं संभाली जाएंगी। तो वो दे आर वेटिंग करें। फिर तो आपको ये वो जो याद नहीं है कि नागालैंड ने तो वो और इन्होंने सिख तहरीक वालों ने तो एक नक्शा भी जारी कर दिया था कि किस तरह से ये कटेगा और ये सारा कुछ है। तो वो जो महाराष्ट्र तक रह जाता, चंद्रगुप्त मौर्य वाली जो वो थी, तो वो फिर वो इस तरह से टुकड़े टुकड़े होके फिर आपको वही पीछे वाला के चंद्रगुप्त मौर्य से पहले किस तरह की थी स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो आपको नजर आएगी कि इंडिया की सिचुएशन कैसी थी। अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स होंगी, एंड देन नरेंद्र मोदी का नाम तो वाकई लिखा जाएगा, ही प्लेड अ रोल इन ब्रेकिंग इंडिया। बहुत शुक्रिया यास खान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। व्यूअर्स, अगर आपको पसंद आई हो ये गुफ्तगू तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।